क्या आप जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों ने नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने गुलाम बनाया था। एक व्यापारिक कंपनी जिसने भारत पर 200 साल तक शासन किया। लेकिन ये कैसे हुआ, आज हम बात करेंगे विलियम डेलरिम्पल की किताब दी एनर्की की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी बताती है। एक ऐसी कहानी जो आपको चौंका देगी। आपने टू बिग टू फेल वाली कहावत तो जरूर सुनी होगी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका जीता जागता उदाहरण थी। एक साधारण व्यापारिक कंपनी के रूप में शुरू हुई यह संस्था जल्द ही सत्ता की भूखी ताकत में बदल गई, जिसने पूरे दक्षिण एशिया को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। मुनाफे की हवस में इसने भारतीय उपमहाद्वीप की सदियों पुरानी संपदा को कुछ ही दशकों में निर्दयता से लूट लिया। नतीजतन अकाल, अराजकता और सांस्कृतिक पतन जैसी तबाहियों ने जन्म लिया, जिनके घाव भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में आज भी महसूस किए जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा कारण था उसकी सही टाइमिंग। ये वह दौर था जब ब्रिटिश राजशाही से उसे सैन्य समर्थन मिला और यूरोपीय व भारतीय धनवानों से भरपूर आर्थिक सहायता। लेकिन असली खेल कंपनी के निदेशकों ने खेला। उन्होंने भारत में फैली राजनीतिक अस्थिरता को बखूबी पहचाना और उसका चालाकी से फायदा उठाया। इसी रणनीति ने कंपनी को वह शक्ति दी जिससे उसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपनी गिरफ्त में ले लिया। 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, जो उस दौर का एक अनूठा अंग्रेजी नवाचार था। इस मॉडल ने मध्यकालीन काश्तकारों और व्यापारियों को सामूहिक निवेश और व्यापार का अवसर दिया, जिससे वे अपनी खरीद शक्ति बढ़ा सके। कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था अपने शेयरधारकों और निवेशकों को अमीर बनाना। कैरिबियन में मिली उपनिवेशवादी सफलता से प्रभावित होकर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को दक्षिण एशिया में व्यापार का एकाधिकार देने के लिए रॉयल चार्टर जारी किया, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा इतिहास जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को बदलकर रख दिया। सन 1608 में जब पहला अंग्रेज भारत की धरती पर उतरा, तो उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, मुगल साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना। उस समय भारत पर मुगलों का एक छत्र शासन था और उनकी समृद्धि, वैभव और शानो शौकत दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। जब अंग्रेजों ने पहली बार मुगल सम्राट को देखा, तो वे हीरे जवाहरात से लदे हुए भव्य वस्त्रों में नजर आए। ये नजारा अंग्रेज व्यापारियों के लिए अविश्वसनीय था। मुगलों की अपार धन संपदा और राजसी चकाचौंध देखकर वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। यही कारण है कि अंग्रेजी भाषा में आज भी अत्यधिक धनी व्यक्ति को मोगल कहा जाता है, एक ऐसा शब्द जो मुगलों की ऐश्वर्यपूर्ण विरासत की याद दिलाता है। 1614 में ब्रिटिश गुप्तचर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से मिला। उसका उद्देश्य था व्यापारिक समझौता करना, लेकिन जहांगीर, जो पहले ही अपार धन संपदा और व्यापारिक सौदों से घिरे थे, इस विषय में अधिक रुचि नहीं रखते थे। इसके बजाय उन्होंने कला और खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर घंटों चर्चा की, जिससे ये साफ हो गया कि मुगल सम्राट व्यापार से अधिक बौद्धिक विमर्श को प्राथमिकता दे रहे थे। हालांकि थॉमस रो का प्रयास व्यर्थ नहीं गया। आखिरकार उसे मद्रास में पहला बंदरगाह स्थापित करने की अनुमति मिल गई। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जल्द ही उन्होंने बम्बई और कलकत्ता में भी अपने व्यापारिक ठिकाने स्थापित कर लिए, जो आगे चलकर भारत पर ब्रिटिश शासन की नींव साबित हुए। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के बीच ये व्यापारिक संबंध दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। बहुत कम समय में कंपनी का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, जिससे यूरोप के निवेशक इसमें निवेश करने के लिए ललचाए। भारत में कंपनी के व्यापारिक ठिकाने बढ़ने के साथ साथ शिल्पकारों और व्यापारियों को भी इन नए ठिकानों पर लाया जाने लगा। 1690 तक, यानी पहले बंदरगाह के स्थापना के करीब 30 साल बाद, बम्बई एक छोटे से बंदरगाह से व्यापारिक राजधानी में तब्दील हो चुका था, जहां लगभग 60,000 लोग अपने परिवारों के साथ जीवन यापन कर रहे थे। ये बदलाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभुत्व
और भारत में व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार का स्पष्ट प्रमाण था। 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो सका। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर दुश्मन शक्तियां भारत में घुस गईं। सबसे पहले मराठों ने, जो देहाती हिंदू गोरिल्ला लड़ाके थे, मुगलों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसके बाद अफगान बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और इसे बुरी तरह लूटा, जिससे मुगल साम्राज्य की शक्ति और संपत्ति पर गहरा असर पड़ा। इन निरंतर लड़ाइयों के कारण मुगलों का खजाना खाली हो गया और उनका साम्राज्य कमजोर पड़ गया। इस स्थिति ने कई ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने पर मजबूर किया, जिससे शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि हुई। मुगल साम्राज्य की सत्ता अस्त व्यस्त हो चुकी थी और इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी फ्रांसीसी समकक्ष कंपनी ला कॉम्पाइने ने चालाकी से उठाया। इन दोनों कंपनियों ने कई नए बंदरगाह स्थापित कर लिए, जिससे मुगलों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाया। ये देख मुगल सम्राट ने अपनी 10,000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी ताकि इन कंपनियों को सजा दी जा सके। लेकिन 1745 में ऐदर नदी की लड़ाई में मुगल सैनिकों को 700 प्रशिक्षित फ्रांसीसी सिपाहियों ने बुरी तरह हरा दिया। ये घटना मुगलों की राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव का स्पष्ट उदाहरण थी। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था कि मुगल सेना के बेहतरीन हथियारों को भी 18वीं सदी के यूरोपीय हथियार हरा सकते थे। अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों की रणनीति अब व्यापार से कहीं अधिक युद्ध और सैन्य शक्ति पर केंद्रित होने लगी थी। भारत में हिंसा और संघर्ष के माध्यम से इसे अब दुनिया का सबसे अमीर उपनिवेश बनाने का सिलसिला शुरू हो गया था। यूरोपीय शक्तियों ने भारत की संसाधनों और संपत्ति का शोषण करने के लिए अपने सैन्य बलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाया। 1750 तक ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की सबसे अधिक पूंजी वाली कंपनी बन चुकी थी, जिसका योगदान ब्रिटेन के कुल आयात व्यापार का 8वां भाग था। कंपनी अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, उसकी नजरें भारत की सत्ता पर कब्जा करने पर थी। इस मिशन की जिम्मेदारी रॉबर्ट क्लाइव को सौंपी गई, जिसका लक्ष्य था कमजोर और बिखरते मुगल साम्राज्य को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना। ब्रिटिश रणनीति अब साफ थी, व्यापार की आड़ में सत्ता पर नियंत्रण जमाना और भारत को अपने उपनिवेश में बदलना। रॉबर्ट क्लाइव स्वभाव से गर्म मिजाज और उग्र था। उसके पिता, जो इंग्लैंड में उसकी उन्मादी हरकतों से तंग आ चुके थे, ने उसे भारत भेज दिया ताकि वो वहां अपने लिए कोई रास्ता बना सके। लेकिन भारत में कदम रखने के बाद क्लाइव के भीतर इस देश के प्रति गहरी नफरत घर कर गई। एक ऐसी नफरत जिसने उसे जीवन भर नहीं छोड़ा और जो उसके हर कदम में झलकती रही। आंग्ल फ्रेंच तनाव के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को एक साहसी और कुशल सैन्य रणनीतिकार के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। 1745 में जब फ्रांस ने भारत में अपने सैन्य ठिकाने बनाना शुरू किए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने लिए एक गंभीर खतरा समझा। इस स्थिति से निपटने के लिए कंपनी ने क्लाइव को मद्रास का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया और उसे सेना प्रमुख का पद सौंप दिया। इस पद पर रहते हुए क्लाइव ने ब्रिटिश सैन्य ताकत को मजबूत किया और फ्रांसीसियों के प्रभाव को कमजोर करने की रणनीति अपनाई। इसी दौरान कंपनी के भारतीय प्रतिद्वंद्वी बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे संघर्ष और भी गहरा हो गया। सिराजुद्दौला, बंगाल का नया नवाब, अपने अहंकार और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसकी नीतियों और अत्याचारों से जनता में भय और असंतोष था। लोगों को डराने के लिए वह अक्सर अपनी निजी नाव से किनारे लगी नावों को पलट देता था। राजकुमार रहते हुए उसने अपराधियों को मौत के घाट उतारने का काम किया और उसके हिंसक स्वभाव के किस्से आम थे। वह न केवल निर्दयी था, बल्कि अपने जनरलों और बंगाल के शक्तिशाली व्यापारी जगत सेठ के प्रति भी अपमानजनक रवैया रखता था। सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 1756 में
जब कंपनी ने कलकत्ता के मुख्य किले की दीवारों की मरम्मत अनधिकृत रूप से शुरू की, तो सिराज ने इसे एक सुनहरा अवसर समझा और कंपनी पर आक्रमण कर दिया। यह हमला बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बड़े संघर्ष की शुरुआत साबित हुआ। मुगल तख्त का वारिस शाह आलम पूरे हिंदुस्तान में अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जहां सिराजुद्दौला उग्र और गर्म मिजाज था, वहीं शाह आलम शांत, संवेदनशील और समझदार शासक था। वह न केवल एक कुशल रणनीतिकार, बल्कि एक उत्कृष्ट शायर भी था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और उदार दृष्टिकोण के कारण उसे कई मुगल समर्थकों का समर्थन प्राप्त था। दिल्ली से बेदखल होने के बाद शाह आलम ने पूर्व मुगल क्षेत्रों पर दोबारा नियंत्रण पाने की कोशिशें तेज कर दी, जिनमें बंगाल भी शामिल था। मगर वक्त उनके हाथ से निकल चुका था। जब तक सिराज और शाह आलम कोई ठोस रणनीति बना पाते, तब तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुका था। क्या बंगाल की इस लूट का कोई अंत था? क्या कंपनी का ये अन्यायपूर्ण शासन आगे भी जारी रहा? और भारत के लोग कब तक इस शोषण को सहते रहे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारे अगले वीडियो का अगला भाग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो अपडेट मिस न करें। आगे क्या हुआ, जानने के लिए जुड़े रहें।